हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ये सब्सक्राइब करने वाली जो लाइन है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सरल भाषा में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कल एक्चुअली सरिता जेठू की लाइव देखी और उस लाइव में ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा हुई। अक्सर क्या होता है ना कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा ये माना जाता है कि जिस इंसान ने बोल दिया वो बाजी जीत गया, लेकिन हर बार हर टाइम ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम कोई बाजी चुप रहकर भी जीत सकते हैं। चुप रहकर भी बहुत सारे सवालों के जवाब हम वक्त पे छोड़ देते हैं कि वक्त उन सारे सवालों का जवाब देगा। बीते दिनों सरिता जेठू की कंट्रोवर्सी भी थी, जिस कंट्रोवर्सी में आज तक भी अधिकतर ऑडियंस इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि सरिता जेठू ने तो अपना साइड बताया ही नहीं। जो दिन जो वक्त वो तय करके गए थे वो दिन और वो वक्त भी निकल गया। सबकी वीडियोज़ आई, सबका अपना एक साइड आया, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इनको अपना साइड रखना था वो साइड आज की डेट में भी किसी को देखने और सुनने को नहीं मिला। इस बात पे कई बार अपनी वीडियो में थोड़ी थोड़ी हिंट देते हुए सरिता जेठू ने ये बात बोली है कि वो कुछ चीज़ों का जवाब देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सरिता एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है और अपनी जॉइंट फैमिली के रिस्पेक्ट में भी वो बहुत सारी चीज़ों से बैकआउट कर जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली का उनकी तरफ प्रेशर भी होता है। फैमिली प्रेशर मीन्स फैमिली की इज्जत का प्रेशर, और उस इज़्ज़त के प्रेशर में वो अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई और उस लड़ाई को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो इस लड़ाई में कंटिन्यू करती तो ये लड़ाई बद से बदतर हो जाती और इस लड़ाई के चक्कर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती जिस पर से सुनने के बाद शायद ऑडियंस भी अपना विश्वास कहीं ना कहीं खो बैठती। लेकिन कल की लाइव में ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर से उन्होंने पर्दा हटाया है। एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि उनके दिल में जो चीज़ें चल रही थी ना, क्या होता है कि जब हम अपनी बात अपना गुस्सा निकाल देते हैं तो तब हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते अगर हम अपनी बातें नहीं रख पाते हैं तो वो हमें ज़िंदगी भर चीज़ें परेशान करती रहती हैं। और सरिता को कई बार टारगेट करते हुए आपने देखा भी होगा, लेकिन टारगेट होने के बाद भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो चुप रही और जैसा उनका काम चल रहा था वो वैसा ही अपना काम करती रही। तो कल लाइव के दौरान उनसे काफ़ी सारी ऑडियंस ने तरह तरह के सवाल पूछे, जो तरह तरह के सवालों के उन्होंने इस बार जवाब दिए। ये सब चीज़ें देखी मैंने लाइव में और इसीलिए मैंने लाइव से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिन पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के आगे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमेशा ज़ोर से चिल्लाने वाला इंसान, हमेशा ऊंचा बोलने वाला इंसान, लाउड बोलने वाला इंसान, क्लियर बोलने वाला इंसान गलत नहीं होता है। इनफैक्ट जो लोग शुगर कोट होते हैं, जो लोग बनावटी बातें करते हैं या जिन लोगों को चीज़ें पॉलिश करके रखनी आती हैं, कहीं ना कहीं वो ज़रूर अपनी बातों में घोटाला करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत क्लियरली, बहुत लाउडली अपनी बात फ्लो में बोल देते हैं वो लोग कहीं ना कहीं सच ही बोल रहे होते हैं। और यूट्यूब में मैंने देखा है कि आजकल का ट्रेंड है कि जब कोई इंसान अपना सच बताने आता है तो वो सच एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर वहीं पे कोई दूसरा इंसान अपना शुगर कोट सच लेके आता है तो उस पर विश्वास भी किया जाता है। लेकिन विश्वास कभी कभी हमारी कल्पना से बहुत विपरीत होता है। शायद हम यहाँ पे एज एन ऑडियंस इमोशंस देखती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं, गुस्सा देखती हैं तो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। ये सरल स्वभाव है उन तमाम ऑडियंस का जो जिसको जिस हालत में देखती है उसको उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले हम सरिता जी की एक क्लिप यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। उस क्लिप के बाद मैं उस क्लिप का आपको आगे की बात बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आयरन लेडी आपको टारगेट करती रहती है तो आप चुप हो। यार मैं ये बोलूँगी कि टारगेट जिसको भी मुझे करना है प्लीज़ डंके की चोट मेरा नाम लेके विद प्रूफ बताओ कि मैंने ये किया है।
अपने लाइफ के दौरान सरिता जेठू से एक सवाल पूछा कि आपको अक्सर लोग टारगेट करते हैं और उस टारगेट होने के बाद भी आप कोई भी जवाब अपनी साइड का लेके नहीं आते हो। तो इस पे सरिता का बोलना ये था कि जिसको भी मुझे टारगेट करना है या मेरे से कोई सवाल करना है, कोई जवाब करना है या मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप मेरा नाम लेके मेरे साथ वो सवाल करें, मेरा नाम लेके आप मेरे को टारगेट करें और मुझे बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया था। क्योंकि उनके हिसाब से वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी भी टारगेट को वो अपनी तरफ लेके जाए अनटिल अनलेस कि उस टारगेट पे उनका नाम मेंशन ना हो कि सरिता जेठू ने ये किया है। सो उन्होंने इस बात पे चुप्पी इसीलिए रखी क्योंकि उनके हिसाब से वो किसी भी उड़ते हुए तीर को अपनी तरफ नहीं लेंगी। ये चैलेंज भी किया है एक तरीके से कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे को डायरेक्ट मेरा नाम लेके बताओ कि मैंने ये किया है, उसके बाद मैं अपनी क्लैरिफिकेशन वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी और आप लोगों के सामने विद प्रूव आऊँगी कि अगर मेरे ऊपर इस चीज़ का एलिगेशन लगाया है तो इस चीज़ का सबूत मेरे पास ये है और इस कहानी का एक साइड ये है। उसके बाद आगे की क्लिप हम लोग सुनते हैं। तो प्रेगनेंसी वाला व्लॉग था, वो तो गंदगी पार था, तो उसमें तो मतलब ही नहीं था। उसमें मुझे एक टारगेट किया था और मैंने उसका जवाब जिस तक पहुंचाना चाहिए था वहां तक मैंने उसको वो जवाब पहुंचा दिया। कि मुझे कुछ भी बोलना है मैं खुलेआम बोलती हूँ, पर्टिकुलर मेरा नाम लेके बोलो कि सरिता ने ये काम किया मेरे साथ, फिर मैं मेरा एक्सप्लेनेशन देने आऊंगी डंके की चोट पूरा व्लॉग लेके और सुई से लेके मुसल तक सारी चीजें भी। सो यहाँ पे सरिता ने बताया कि कुछ प्रेगनेंसी वाला व्लॉग हुआ था जो बीते दिनों उनकी प्रेगनेंसी को लेके कुछ टिप्पणियाँ दी गई थी, कुछ टीका टिप्पणी दी गई थी और कहीं ना कहीं एक माँ के लिए उसका जो प्रेगनेंसी का दौर होता है ना वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बात को समझ सकती हैं कि उस समय पे एक तरीके से औरत का पुनर्जन्म होता है, एक नया जन्म बोला जाता है। और सरिता की प्रेगनेंसी कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी, उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। पूरे 9 से 10 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में ये खुशी आई थी और उनका प्रेगनेंसी जर्नी हम लोगों ने व्लॉग के माध्यम से देखी भी है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। उनकी तबीयत के बहुत इश्यूज़ रहते थे, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी अप डाउन रहती थी, कितने चक्कर उनके हॉस्पिटल के लगते थे। तो इसीलिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और जब उनको उनकी प्रेगनेंसी के लिए टीका टिप्पणी की गई तो ये बात उनके दिल में अभी तक घाव करके बैठी हुई है और इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब भी मेरे बारे में बात करो तो मेरा नाम लेके बात करना। तो और उन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली जो कि गौर करने वाली है कि मेरी प्रेगनेंसी को लेके जो मुझे टारगेट किया था और जिसका जवाब मुझे देना था वो जवाब मेरे को जहाँ पहुँचाना था वो जवाब मैं वहाँ पे पहुँचा चुकी हूँ। मैंने वाईटी पे वो सब चीज़ें नहीं लेके आनी, वाईटी पे मुझे नहीं खेलना, लेकिन हाँ मैंने अपनी साइड का जो जवाब था वो सही जगह पे पहुँचा चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो सुनते हैं। यूट्यूब में सिंगल मैंने ये बात बोली थी, है ना, कि फलाने की शादी हो। इस जन्म में तो क्या, मैं आने वाले 100 जन्म में भी उस बंदी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ थी जिन चीज़ों में बात करते हुए आपने अगर गौर किया होगा तो कल की लाइव में सरिता की आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि पूरे यूट्यूब के अंदर मैं ही थी जो चाहती थी कि फलाने की शादी हो। आप समझ पा रहे होंगे कि उनका इशारा किसकी तरफ है। ये वो चाहती थी, ये सपना उनका था और पूरे यूट्यूब में वही ऐसी थी जो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि ये दिन सामने वाले की ज़िंदगी में आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें इतनी हर्ट कर जाती हैं कि उन चीज़ों के आगे हमें ऐसा लगता है कि हम जो रिलेशनशिप किसी के साथ शेयर करते थे उस रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई थी या वो रिलेशनशिप मात्र एक मेरा भ्रम था, जिस साथ वो इन चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हुई हैं कि जो सपना उन्होंने सामने वाले के लिए देखा था, जो सपना उनका था पूरे यूट्यूब में कि वो सामने वाले को दुल्हन के भेष में देखे, दुल्हन के लिबास में देखे, आज की डेट में वो इस चीज़ से साफ मना कर रही हैं कि मैं उन्हें ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इस जन्म में मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन माफ़ी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत उनके लिए बोला हो, वो माफ़ी नहीं दे पाएंगी। ये उनका अपना पर्सनल रीज़न है क्योंकि वो हर्ट है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने दोनों हाथों से उनको दुआएं भी दी हैं, उनको ब्लेसिंग्स भी दी हैं। सो चलिए इससे आगे का वीडियो क्लिप देखते हैं।
मैं आपको बताती हूँ, मैंने पायल पहनाई, सामने वाले ने पायल पहनी, तो मैंने तो वीडियो डाला, मुझे तो वायरल होना था, सामने वाले का व्यूज लेना था, तो सामने वाले ने वीडियो नहीं डाली। नहीं, वो चिन्हों ने जो सामने comment एक करते हैं मिनट, ना, सामने वाले ने भी वीडियो डाली और आसपास के 10 क्रिएटरों ने और डाली, सबने डाली। तो वीडियो में व्यूज सबको चाहिए थे। ठीक है, आंसू झूठे नहीं होते हैं, अगर कोई इंसान झूठा आंसू ले लेता है ना, उससे तो फिर बात ही खत्म है। पायल वाले टॉपिक पे भी इन्होंने बात करी है। ये वही पायल वाला टॉपिक है जिसके लिए कुछ दिन पहले आके सामने वालों ने एक वीडियो बनाई थी और ये दावा किया था कि उनका कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये इस्तेमाल उनको भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनका किस तरीके से यूज़ किया गया। पायल पहना के उनका इस्तेमाल किया गया। तो उस वक्त इस सवाल का जवाब सरिता जेठू ने नहीं दिया था, और कल की लाइव में इस सवाल का जवाब इसीलिए दिया क्योंकि ऑडियंस ने नीचे से बार बार उनका पायल वाला टॉपिक जो है वो हाईलाइट किया, और ऑडियंस जानना चाहती थी कि क्या वाकई में आपने सामने वालों का व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया या उनके हिसाब से आपने उनका इस्तेमाल किया और फिर उनको पायल पहनाया। जिसपे सरिता ने अपना एक पक्ष रखते हुए बोला कि अगर पायल मैंने पहनाया और अगर मुझे वायरल होना था और अगर वो पायल वाला व्लॉग मेरे चैनल पे आया तो वो पायल वाला व्लॉग सामने वाले के चैनल पे भी गया। इनफैक्ट हम दोनों के ही चैनल पे नहीं, वहाँ पे खड़े हुए तमाम उन 8 से 10 क्रिएटर्स के चैनल पे सेम व्लॉग और सेम वीडियो गई। इसका मतलब कि जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे क्या सब के सब इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि इनके हिसाब से इस्तेमाल करने का मतलब तो तब होता ना अगर वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सरिता की वीडियो में आता या सिर्फ सरिता उस चीज़ का इस्तेमाल कर रही होती। अच्छा, इस यूज़ करने के पीछे उन्होंने वीडियो में और भी कल बात करी जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती। इनफैक्ट जो भी लोग ये बात बोलते हैं कि सामने वाले ने हमारा इस्तेमाल करा या हमारा यूज़ करा, मैं इस चीज़ को सरासर गलत बोलती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे आप लोग दोस्त थे और उस दोस्ती का बॉन्ड शेयर करते थे। दोस्ती में आप सामने वालों के लिए बहुत कुछ करते हो और सामने वाला भी आपके लिए बहुत कुछ करता है। तो यहाँ पे ये एक पूरी दोस्ती का ग्रुप था जिस ग्रुप में सब एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे। एक एक वीडियो सब के चैनल पे, ये तो हम सब ऑडियंस ने भी देखा है कि कोई भी एक वीडियो जब बनता था तो उस पर आगे पीछे 8 से 10 मोबाइल हमें दिखते थे कि एक ही कंटेंट को कितने सारे लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं, और 1 बाय 1 वो सेम कंटेंट सबके चैनल्स में हमें देखने को भी मिलता था। तो यहाँ पे सरिता ने सरासर इस बात को मना कर दिया है कि मैं मानती ही नहीं कि कोई किसी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी छोटा नादान बच्चा नहीं है। सब लोग 18 प्लस हैं, 18 प्लस हैं, और यस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्रॉफिट को देखते हुए, अपने व्यूज़ को देखते हुए सब लोग एक दोस्ती के बॉन्ड में ये सब चीज़ें शेयर करते थे। तो अगर इस्तेमाल करा है तो सब ने एक दूसरे का इस्तेमाल करा है, और अगर नहीं किया है तो किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई भी सिंगल पर्टिकुलर व्लॉग नहीं था जो सिर्फ सरिता के ही चैनल पे आया हो या बाकी किसी के चैनल पे नहीं आया हो। सेम कंटेंट बहुत सारे चैनल्स पे आया और व्यूज़ सबके चैनल्स पे आए। तो यहाँ पे सरिता ने इस चीज़ को साफ मना कर दिया है कि यूट्यूब में जो भी इंसान ये बोलता है कि सामने वाले ने मेरा इस्तेमाल किया है तो कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करता, और अगर आपको फील हो रहा था कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है तो आपने उस इस्तेमाल को होने क्यों दिया? क्या आप छोटे नादान बच्चे थे? ये कल की लाइव में सरिता ने अपनी ज़ुबान से ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। चलिए अब हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं। उसके तो देखो बात ही खत्म है, उससे दिल से अटैच थे, और हम सब बाकियों का नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा अटैच थी उससे, बहुत ज्यादा अटैच थी। लेकिन वो जो अपने व्लॉग में आके गंदगी मचा के गई ना प्रेगनेंसी का, मतलब शायद ये, मैं भी एक माँ हूँ, उस दौरान मैं प्रेग्नेंट लेडी थी, तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा फील हुई है, तो वो चीज़ मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सो अगेन यहाँ पे बार बार इसी चीज़ का उन्होंने कई बार अपनी लाइव में जिक्र किया कि जो मेरी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया, उस प्रेगनेंसी का मजाक मैं भुलाकर भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि सामने वाले बंदे से मेरा बहुत गहरा अटैचमेंट था। मैं बहुत ज़्यादा उसको मानती थी, मैं बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी, और शायद उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करी होगी कि किसी भी सिचुएशन में आके सामने वाला उनके लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करेगा, उसकी प्रेगनेंसी का इस तरीके से मजाक बनाएगा या प्रेगनेंसी पे इस तरीके से टीका टिप्पणी करेगा। और इसी चीज़ को सरिता आज तक भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बोला है कि मैं कभी भी अब किसी पार्टी का भी हिस्सा नहीं बनूंगी, और मेरी वो आदत नहीं है। अगर मेरा रिश्ता किसी से ख़त्म तो मेरा रिश्ता ख़त्म। मैं कुछ भी
इफ़ बट वाली चीज़ें गुंजाइश अपनी ज़िंदगी में नहीं रखती हूँ। अगर मेरा कट ऑफ हो चुका है तो मैं मुड़ के उस जगह पे दोबारा नहीं जाऊँगी, दोबारा मैं कभी नज़र नहीं आऊँगी या दोबारा मैं पलट के कभी भी बात यहाँ पे नहीं करूँगी। कुछ बातें कहते हुए सरिता की आंखों में आंसू भी थे, जो आंसू उन्होंने अपने होल्ड कर लिए थे, क्योंकि इस वक्त वो एक छोटी सी बच्ची की माँ है और जिस पीड़ा से उन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया है, जब उसकी बर्थ पे ही इतने सारे सवाल और उसे जज कर दिया गया, तो यही सीन है जो आज तक सरिता अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं। तो ये कल की लाइव में कुछ ऐसी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया, जिस जवाब को सुनने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करी कि अगर आप लोग ऐसे ही किसी थर्ड बंदे की बातें मेरी लाइव में करते रहोगे या उनका नाम लेते रहोगे तो फिर मैं लाइव नहीं आऊँगी, फिर मुझे लाइव आना ही नहीं है। अगर आप मेरी लाइव में आते हो तो मेरे से रिलेटेड बात करो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान के दिल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सामने वाला बार बार वो बातें पूछ रहा होता है जिसका वो जवाब देना ही नहीं चाहता और बार बार नीचे से सवाल पे सवाल आते हैं, तो लाइव में कभी कभी हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है या जो हमारे दिल में बहुत दिनों से चीज़ें चल रही होती हैं वो हमारी ज़ुबान से निकल जाती हैं। सो इस पूरे इंसिडेंट में ना उस समय पे मैं ये बोलूँगी कि वक्त और हालात की सबसे बड़ी गलती थी। एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ पाए, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ पल याद नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ स्पेंड करा हुआ वक्त ये लोग याद कर लेते तो शायद आज किसी के दिल में किसी के लिए नाराज़गी नहीं होती। और यस, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करता। एक टाइम पे हम लोग एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और जब हम अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं तो हम अपने सीक्रेट्स भी बताते हैं, अपने दिल की बातें भी बताते हैं, साथ में ग्रो करने की हम लोग प्लानिंग भी बनाते हैं, व्यूज़ कैसे आए इसकी प्लानिंग भी बनाते हैं। और जब बातें बिगड़ जाती हैं तो सामने वाले या जो भी रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो तब यही सामने आता है कि इसने मेरा इस्तेमाल कर लिया, इसने मुझे ऐसा कर लिया, इसने मेरे आइडियाज़ ले लिए। तो ये यूट्यूब की फ्रेंडशिप है जिस पर से ट्रस्ट मानो मेरा तो विश्वास बहुत पहले ही टूट गया था। और अब आए दिन जब भी दो यूट्यूबर्स के बीच में झगड़े देखती हूँ जो पास्ट में फ्रेंड्स हो रहे होते हैं, तो उससे मुझे भी कहीं ना कहीं यही लेसन मिलता है कि भैया यहाँ पे कुछ भी करना बट यहाँ पे दोस्ती मत करना, क्योंकि दोस्ती कब कंपटीशन बन जाए और कंपटीशन कब आपकी दोस्ती को ख़त्म कर दे, इस चीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सो आप लोगों से भी यही करूँगी, जितने भी न्यू क्रिएटर हैं या जितने भी नए लोग आए हैं, कि आप अपना काम यहाँ पे करिए लेकिन दोस्ती यहाँ पे मत करिए, क्योंकि वो दोस्त कब आपके ऊपर क्या ब्लेम लगा दे इस चीज़ का आपको आइडिया भी नहीं है और बाद में फिर दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। एक कंट्रोवर्सी में आप फंस जाते हो। तो उस कंट्रोवर्सी से बचने का एक साफ और साधारण तरीका है कि यहाँ पे सिर्फ अपना काम कीजिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। यहाँ की दोस्ती यारी इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।